हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है उसका रूल क्या होता है, उसे क्या काम करना पड़ता है, मतलब क्यों क्यों स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। ईटेप्स एक सॉफ्टवेयर है और उसे मतलब कोई भी सीख सकता है, पर बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ईटेप्स आ जाएगा, मॉडलिंग कर लोगे, आप एनालिसिस करोगे, रिजल्ट पढ़ने में नहीं आएंगे। तो जरूरी है कि बेसिक्स पता होना चाहिए कि चेक क्या करना है, रिजल्ट कहाँ से चेक करना है। तो उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे कि और कुछ क्लॉजेज होते हैं, तो वो सब हमें देखना रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक्स बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज ए स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग हु एंश्योर स्ट्रक्चर के तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सेफ्टी होता है, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अंडर अप्लाइड लोड। तो जो भी लोड लगाते हैं उसके मतलब उसको विथस्टैंड कर जाए स्ट्रक्चर, तो हमारा स्ट्रक्चर गुड है। और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है, इंश्योर करता है कि हाँ ये सेफ है, स्ट्रक्चर स्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है, लाइफ टाइम चलेगा जितनी लाइफ के लिए अपन ने इसे डिज़ाइन किया है। तो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड। अब अप्लाइड लोड कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हम डेड लोड अप्लाइड करेंगे, लाइव, विंड, अर्थक्वेक, स्नो और टेम्परेचर और श्रिंकेज। जैसे कि अब डेड और लाइव तो हर किसी स्ट्रक्चर में लगेगा, ठीक है। उसके बाद विंड, अर्थक्वेक देखते हैं और स्नो लोड, डिपेंड ऑन द ज्योग्राफी। नाउ हाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंश्योर, अब ये जो पैरामीटर्स दिए हैं वो इंश्योर कैसे करेगा, मतलब कुछ तो होगा ना उसके पास। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड और क्लॉजेस। तो हम लोग वो देखेंगे आने वाले वीडियो में, जब मॉडलिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि कंसल्टेंसी प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करते हैं हम कोड्स का और क्लॉजेस का, कैसे इंश्योर करते हैं सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड ऑल। सो ये होते हैं उसके पैरामीटर्स स्ट्रक्चर के। कोई भी स्ट्रक्चर गुड तभी कहलाता है जब ये पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर दे। सबसे पहला पैरामीटर होता है स्ट्रेंथ, सबसे जरूरी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद आता है अपना स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर। फिर होता है सर्विसेबल, मतलब जिस लाइफ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है उस टाइम तक चलना भी चाहिए। फिर इकोनॉमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसे लग गए उसके कुछ ज़्यादा ही क्लाइंट के अपने, तो वो भी नहीं कर सकते ना अपन। इकोनॉमिक होना चाहिए, एस्थेटिक व्यू, आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर भी दिखना चाहिए। पता चला कि बीच बीच हॉल में कॉलम दे दिया है, पूरा एस्थेटिक व्यू भी काट रहा है वो, तो ये भी नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है, प्रायोरिटी हमारी होती है, फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देखेंगे हम स्ट्रेंथ का। स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रेंथ कैसे इंश्योर करेगा, कुछ ऐसा कोड होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी, लिखी होगी हाँ कि उसको बताया कि ये वैलिड है। तो स्ट्रेंथ के लिए जनरली क्या करते हैं हम, मॉडल करते हैं स्ट्रक्चर, उस पर अप्लाइड लोड लगाते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, जैसे बेंडिंग मूवमेंट आया, शेयर फोर्स आया और ये एक्सियल लोड आया कॉलम पे, तो उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। रिजल्ट के बेसिस पे हम चेक करते हैं मेंबर्स को, जैसे कि कोई लोड अप्लाई किया तो ये मेंबर फेल तो नहीं कर रहा, बेंडिंग मूवमेंट जितना जो रिजल्ट में आ रहा है वो रेजिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो क्या करते हैं हम एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को एफईएम सॉफ्टवेयर में, कोई भी, जैसे ई टेप्स हुआ, स्टैट प्रो हुआ, जो भी वॉट एवर। और बाय एनी मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, पर टाइम कंज्यूमिंग होता है तो जनरली अवॉइड करते हैं इसको अंडर अप्लाइड लोड। और देखते हैं कि मेंबर फेल कर रहा है या नहीं कर रहा है लोड लगाने के बाद। अगर वो फेल नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे फर्दर उस रिजल्ट को लेके हम उसको डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर में। ये तो पैरामीटर हो गया हमारा स्ट्रेंथ का। तो इसके लिए क्लॉजेस नहीं है, इसके लिए मॉडलिंग करना पड़ता है, लोड लगाना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है और बीम चेक करनी पड़ती है कि फेल हो रही है या नहीं हो रही है, और कॉलम और जो भी मेंबर है उसके स्ट्रक्चर के उसको। नाउ हम देखेंगे स्टेबिलिटी। For the stability point of view, we will see the clause 20.1 to 20.5 of IS 456/2000। तो क्या स्टेबिलिटी के लिए क्लॉजेस दिए होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ a structure as a whole against overturning shall be ensured so that the restoring movement shall not less than, मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि जो रिस्टोरिंग मूवमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 1.2 टाइम्स ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट। मान लो ओवरटर्निंग मूवमेंट हमारा 40 है, तो ये 48 होना चाहिए 1.2 टाइम्स, 40 का 1.2 टाइम्स 48 होता है। तो ओवरटर्निंग मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। सब क्या होता है ओवरटर्निंग मूवमेंट, रिस्टोरिंग मूवमेंट, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो होता क्या है, कोई स्ट्रक्चर है अपने पास, फुल स्ट्रक्चर कभी ओवरटर्न नहीं करता है, तो हमें देखना पड़ता है पार्ट्स पे। जैसे कि अब ब्रिक वॉल वाला स्ट्रक्चर, ये पूरी ब्रिक्स है, ये भी ब्रिक्स है और ये बीम है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ये जो छज्जा है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा कुछ, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ओवरटर्निंग मूवमेंट। इसको
और ये ओवरटर्निंग मूवमेंट होगा तो इसको 1.2 टाइम्स ऑफ रिस्टोरिंग मूवमेंट होना चाहिए। मतलब जितना भी ये मूवमेंट आया, मान लो 40 एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 40 मूवमेंट है एमओटी, तो ये रिस्टोरिंग मूवमेंट है जो ब्रिक वॉल के थ्रू आएगा, वो हमारा 48 होना चाहिए। तो ये लोकल, इसको बोलते हैं लोकल ओवरटर्निंग। एज ए स्ट्रक्चर एज ए होल तो ओवरटर्न नहीं करता है, वो भी देखना पड़ता है साइट की कंडीशन, सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो। उसके लिए हम जियोटेक इंजीनियर को कंसल्ट करते हैं और देखते हैं, सॉइल रिपोर्ट देता है वो, उसमें हम चेक करते हैं कि सेटलमेंट ज़्यादा तो नहीं होगा सॉइल का इन फ्यूचर, वो सब वो बता देता है। नाउ सर्विसिबिलिटी पे आ जाता है। सर्विसिबिलिटी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी में क्या करते हैं हम, इंश्योर दैट स्ट्रक्चर कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन फॉर द लाइफ इज डिजाइंड फॉर। मतलब जितनी भी लाइफ के लिए इसको डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर, वो उसमें खड़ा रहे, कोलैप्स ना हो। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि रस्ट वगैरह ना लगे, जो रीइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें रस्ट ना लगे, और ये सब तो इसको इंश्योर कौन करता है, क्लॉज 26.4.2। 26.4.2 में देखेंगे मिनिमम क्लियर कवर देना चाहिए, तो उसके लिए टेबल बनी है, टेबल 16। तो मिनिमम अगर हम लोग क्लियर कवर देते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, तो वो ड्यूरेबिलिटी को सेटिस्फाई कर देगा। तो मिनिमम क्लियर कवर देना चाहिए, नॉमिनल कवर जिसको हम बोलते हैं। तो जो ड्यूरेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल। देयर इज अनदर क्लॉज फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, clause 23.2 of IS 456. We will see all these things in detail while designing the original structure. This clause is your homework. First go through all these codes. तो कंट्रोल डिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो कोई भी स्ट्रक्चर के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एनएक्स दिए गए हैं, पर वो कंसल्टेंसी प्रैक्टिस के लिए ओके नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ऐसा कोई करता भी नहीं जनरली नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं, एल बाई डी रेशियो का यूज़ करते हैं, जो हमारे 23.2.1 क्लास में दिया गया है। तो होता क्या है, देखो ऑल द कंसल्टेंसी यूजेस एल बाई डी रेशियो टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, because NXT is not good for practice obviously, it's very time consuming। सर्विसिबिलिटी का थर्ड क्राइटेरिया है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या, क्लॉज 35.3.2 और क्लॉज 43 और क्लॉज 26.3। तो होता क्या है, देखो तीन क्लॉज दिए गए हैं क्रैकिंग के लिए। क्रैकिंग जनरली फ्लेक्सरल जो मेंबर है उसमें 26.3 पे रिडायरेक्ट करता है ये कोड अपना 43.1। ओके, ठीक है, बोलता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट। जैसे कि कोई बीम है, उसमें ये हम रीइंफोर्समेंट डिस्टेंस होती है, ये कोड ने स्पेसिफाई करके रखी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना क्रैकिंग आ सकती है। तो ये सारे कोड्स दिए हैं, आप से पढ़ना है, तो मैं बस बताने के लिए है कि ये वाले कोड्स के थ्रू हम लोग जाएंगे आगे, जब प्रैक्टिकल 4 स्टोरी बिल्डिंग का एनालिसिस करेंगे, एक होटल बिल्डिंग है उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे हम चेक करते हैं ये सब क्लॉजेस एंड ऑल, है ना। तो ये देखो क्रैकिंग के लिए पैरेलल डिस्टेंस दी गई है, मान लो FE 415 का यूज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर मान लो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट 0 है, तो पैरेलल डिस्टेंस होनी चाहिए 180। जैसे कि एक बीम दी है 230 की, इसमें 20-20 mm के दो बार लगे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से 20-20 mm के क्लियर कवर दिए हैं, तो 230 में से दोनों साइड के क्लियर कवर माइनस कर दिए 40, माइनस अब हाफ ये माइनस होगा, हाफ ये वाला बार माइनस होगा, मैंने 20 mm के बार दिए, तो 20/2 क्या हो जाएगा 20, 60 माइनस करना है तो 170, और इसमें कितना दे रखा है 180, तो 180 से ज़्यादा तो नहीं, कम 180 से कम रख सकते हैं हम लोग, तो ये ओके है। अगर नाउ नाउ हमारा ईडेप्स का पार्ट आता है। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर हुआ तो उसका प्लान दिया जाता है हमें कि भाई ये प्लान है, और आर्किटेक्ट हमें प्लान देता है, तो हमें एनालिसिस करना होता है उसका। तो आर्किटेक्ट प्लान देगा, सिंपल प्लान देगा, उसके बाद कॉलम लेआउट प्लान देगा, फिर बीम लेआउट प्लान देगा, ये दोनों प्लान देगा, कंबाइंड होते हैं कॉलम और बीम लेआउट प्लान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडलिंग ऑफ आर्किटेक्चरल प्लान है, सबसे पहले हम उसकी मॉडलिंग करते हैं, जो भी प्लान हमें दिया रहता है। उसके बाद हम जो मॉडलिंग करने के बाद जो बीम्स है, कॉलम्स है, और स्लैब,
के साइजेस डिफाइन करते हैं, इसको हम प्रीलिमिनरी डिज़ाइन भी बोलते हैं। एनालिसिस से पहले का डिज़ाइन साइजेस ऑफ मैपर, फिर उस पर हम लोड लगाते हैं, बीम हुआ, कॉलम हुआ, यूडीएल, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइट लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। चार टाइप का होता है, लीनियर स्टैटिक, और सेकंड होता है लीनियर डायनेमिक, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इसका एक मेथड है, बोलते नहीं है। और थर्ड वन इज द नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, जिसका एक मेथड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुशओवर एनालिसिस। नॉन लीनियर डायनेमिक एनालिसिस ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाता है, फिर भी हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लीनियर स्टैटिक एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद ये सारे जो दिए हैं सारे एक एक बिल्डिंग हम इस पर कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक एक टॉपिक एक एक मेथड से एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करते हैं हम इसको टिप्स में। एनालाइज करने के बाद ये रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जब हम चेक करते हैं, फिर ओवरऑल बिल्डिंग को चेक किया जाता है कि ऑल पैरामीटर चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ के पर्पज से तो ये हो गया। उसके बाद ड्यूरेबल है क्या नहीं है तो क्लियर कवर देते हैं वाइल डिजाइनिंग द रीइंफोर्समेंट, तो ड्यूरेबिलिटी वैसे चेक कर लेते हैं हम। ओके, और डिफ्लेक्शन और एंड ऑल तो ईटेप्स में रिजल्ट आ जाता है, तो वो कैसे चेक करना है आप देखेंगे। आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, डिजाइन रीइंफोर्समेंट बाय मैनुअली और सीएसआई डिटेलिंग सॉफ्टवेयर। सीएसआई डिटेलिंग सॉफ्टवेयर तो मैनुअली भी डिजाइन कर सकते हैं, और सीएसआई डिटेलिंग का यूज मैनुअली में हमें एक्सेल का यूज करके आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एस आई डिटेलिंग तो फिर रफली आईडी दे देता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज को। सो ये तक था, आगे की लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होगी यहाँ तक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।